हेलो दोस्तों, हैंडराइटिंग जीएस में आपका स्वागत है। कल हम लोग बंगाल के बारे में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से बंगाल में ब्रिटिश अपना शासन की स्थापना करता है। इसमें कि हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बंगाल के नवाबों के बारे में जाना था, जिसमें कि इम्पोर्टेंट आते हैं पहला मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान तथा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बारे में हम लोगों ने देखा था कि इसने अंग्रेज़ों को कोलकाता की किलेबंदी करने से रोका था, जिसको कि अंग्रेज़ों ने मना कर दिया था। बदले में सिराज ने कोलकाता पर आक्रमण किया था और ये ब्लैक होल की घटना होती है, जिसको कि जॉर्ज वेल ने बताया था कि उस 146 में से मात्र 23 अंग्रेज़ बचे हुए थे, जिनको कि एक कमरे में बंद कर दिया था। इसके बाद अंग्रेज़ फुल्टा द्वीप में अपनी शरण लेते हैं। मद्रास से क्लाइव और वाटसन की सेना आती है और सिराज को एक अलीनगर की संधि, जो कि उसके लिए बड़ी अपमानजनक संधि थी, उसको करने के लिए मजबूर कर देती है। साथ ही साथ कोलकाता की किलेबंदी तथा बंगाल में करमुक्त व्यापार करने की अनुमति अंग्रेज़ों को मिल जाती है। यहाँ पर जो अलीनगर की संधि हुई थी वही प्लासी के युद्ध का मेन जो रीज़न है, क्या कह सकते हैं हम, वो प्रमुख कारण बनता है। प्लासी का युद्ध हम लोगों ने देखा था कि ये कोई युद्ध नहीं था, ये क्लाइव का एक षड्यंत्र था, जिसमें उसने सिराजुद्दौला के सगे संबंधी या उसके दरबार के सभी अधिकारियों को पहले ही अपने पक्ष में कर लिया था और इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है और ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो जाती है बंगाल में। विलियम पिट ने इस रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था और इसी के साथ बंगाल की लूट प्रारंभ हो जाती है। मीर जाफ़र, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा 1757 में कठपुतली नवाब बनाया गया था और अंग्रेज़ों को 24 परगना का क्षेत्र मिल गया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि 1760 में मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। मीर जाफ़र को डचों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर इसको हटा दिया गया था और उस समय का जो गवर्नर था वो क्लाइव को दोस्तों हटा दिया गया था। वेंसिटार्ट नया गवर्नर आया था और उसने इसको बंगाल की क्रांति कहा, लेकिन दोस्तों ये किसी भी मायने में बंगाल की क्रांति नहीं थी। ये कोई इसमें कोई प्रशासन परिवर्तन या फिर जनता की भागीदारी नहीं थी, तो इसे किसी मायने में भी बंगाल की क्रांति नहीं कहा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा था, मीर जाफ़र को प्लासी के युद्ध के बाद एक कठपुतली नवाब बनाया जाता है। फिर उस पर आरोप लगाकर मीर कासिम को, जो कि मीर जाफ़र का ही दामाद था, उसको बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो अंग्रेज़ यहाँ पर सोचते हैं कि मीर कासिम जो है वो भी एक कठपुतली नवाब बन के बंगाल का शासन करेगा और सारी अंग्रेज़ों की सभी बातों को या फिर सभी नीतियों को अपनाएगा। तो असल में दोस्तों मीर कासिम ऐसा कुछ नहीं करता है और बल्कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही सभी नीतियाँ और सभी कार्य अंग्रेज़ों के विरुद्ध करने लगता है, अपनी मनमानी करने लगता है, जो कि बक्सर का युद्ध, जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, उसका मेन कारण बनता है। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं बक्सर का युद्ध को। तो इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड जान लेंगे। 1760 में क्या हुआ, मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, जो कि अंग्रेज़ सोचते थे कि ये भी एक कठपुतली नवाब बन के बंगाल में शासन करेगा, बल्कि उलट इसके उल्टा होता है। मीर कासिम जो था वो अंग्रेज़ों की कठपुतली बनने की बजाय उनके विरोध में कार्य करने लगता है तथा वो देखता है कि जिस प्रकार से अंग्रेज़ों को छूट मिली हुई है उस प्रकार से भारतीयों को भी व्यापार में छूट मिलनी चाहिए और वह भारतीय व्यापारियों को भी एक टैक्स छूट दे देता है, जिससे कि अंग्रेज़ बहुत नाराज़ हो जाते हैं और वो बंगाल के नवाब, जो कि मीर कासिम था, उस पर दबाव डालने लगते हैं
और साथ ही साथ बंगाल की लूट प्रारंभ हो गई थी और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका लालच भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से 1763 में क्या होता है, अंग्रेज मीर कासिम के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ देते हैं और मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से बक्सर का युद्ध प्रारंभ होता है। मीर कासिम को दोबारा हटाकर मीर जाफ़र को पुनः लाया गया बंगाल के नवाब के रूप में और यहाँ से मीर कासिम भाग जाता है। मीर कासिम शुजा-उद-दौला के पास जाता है और मदद मांगता है। वहीं पर शाह आलम द्वितीय जो कि उस समय मुग़ल सम्राट थे वो भी उपस्थित रहते हैं और ये तीनों मिलकर शुजा-उद-दौला जो कि उस समय अवध का नवाब था, मीर कासिम जिसको कि बंगाल के नवाब के पद से हटाकर ये मीर कासिम की शरण में जाता है और शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल के सम्राट थे, ये तीनों मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मोर्चा संभालते हैं जिससे कि एक युद्ध होता है जिसको कि हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। बक्सर दोस्तों बिहार में एक जगह है जहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध जो था दोस्तों वो कोई अंग्रेज़ों की सैन्य जीत नहीं थी, लेकिन जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया उसको एक अंग्रेज़ों की वास्तविक जीत और या फिर पहली सैन्य विजय कहा गया। इसमें मेनली हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज़ों की जीत होती है और अंग्रेज़ों का जो प्रभुत्व है वो और भी मजबूत हो जाता है। 1760 में जो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव था, हम लोगों ने देखा तो प्लासी के युद्ध के समय एक और तो था सिराजुद्दौला, दूसरे ओर रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध के बाद वापस इंग्लैंड चला जाता है और वेंसीटार्ट बंगाल का गवर्नर बनता है और बक्सर के युद्ध के समय 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से बंगाल का जो गवर्नर रहता है वो रहता है हेक्टर मुनरो। दूसरी तरफ इन तीनों की संयुक्त सेना रहती है। कारण हम लोगों ने देख ही लिए हैं दोस्तों। परिणाम क्या होता है हम लोग सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों की इसमें जीत हो जाती है। मीर कासिम जो था वो युद्ध का जो क्षेत्र है बीच युद्ध में ही छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि ये समझ जाता है कि अब हम लोगों की जीत नहीं होगी, ये छोड़कर भाग जाता है। और शुजा-उद-दौला शाह आलम द्वितीय ये दोनों आत्मसमर्पण कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2 संधियाँ होती हैं जिसको कि हम देखेंगे, इलाहाबाद की प्रथम संधि तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में तथा इलाहाबाद की दूसरी संधि जो होती है वो 16 अगस्त 1765 में होती है। दोस्तों यहाँ पर जब युद्ध हुआ उस समय हेक्टर मुनरो था, लेकिन जब इलाहाबाद की संधि होती है उसके लिए अंग्रेज़ों द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है कि आओ भाई तुम यहाँ पर आके इनसे संधि करो। तो क्लाइव यहाँ पर आता है। तो इलाहाबाद की पहली संधि जो होती है वो शाह आलम द्वितीय और नज़्म-उद-दौला जो कि उस समय बंगाल का नवाब बन गया था, 1765 में ये बंगाल का नवाब बनता है, और क्लाइव दूसरी तरफ था क्लाइव, इन दोनों के बीच ये संधि होती है जिसमें कि अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। दीवानी दोस्तों रिवेन्यू को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी का जो अधिकार था वो अंग्रेज़ अपने पास रख लेते हैं, लेकिन प्रशासन का जो कार्य है वो नवाब को दे देते हैं। ठीक है। शाह आलम द्वितीय को मात्र 26 लाख की वार्षिक पेंशन देकर आत्मसमर्पण करवाया जाता है। कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वो शुजा-उद-दौला से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है। और यहीं से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल में द्वैत शासन किस संधि के बाद
लागू हुआ तो ये इलाहाबाद की प्रथम संधि थी। इसके बाद बंगाल में द्वैत शासन लागू हो जाता है। द्वैत शासन के बारे में दोस्तों हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ये द्वैत शासन क्या होता है और किस प्रकार से इसमें दीवानी जो कि रिवेन्यू वाला पार्ट होता है वो अंग्रेज़ अपने पास रखते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है जिसको कि उस समय निजामत कहा जाता था वो नवाबों के पास छोड़ देते हैं। दूसरी संधि जो है दोस्तों वो शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच होती है। शुजा-उद-दौला उस समय अवध का नवाब था। इस संधि में क्या है, जो भी अंग्रेज़ी सेना थी वो अब अवध की खर्च पर चलेगी तथा अवध में जो भी व्यापार अंग्रेज करेंगे वो सारा ही करमुक्त होगा, तथा जो चुनार का दुर्ग था वो अब अंग्रेज़ अपने पास रख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती है। पूछेगा कि बक्सर का युद्ध में का जो परिणाम था वो क्या था, तो परिणाम में हम लोग को देखा 2 संधि होती हैं, इलाहाबाद की प्रथम संधि तथा द्वितीय संधि। प्रथम संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज अपने पास रख लेते हैं। शाह आलम द्वितीय को पेंशनर बना देते हैं, जो कि 26 लाख वार्षिक पेंशन उसको दिया जाता है। और कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वो शुजा-उद-दौला से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, बंगाल में द्वैत शासन लागू हो जाता है। द्वितीय संधि में जो कि अवध के नवाब के साथ हुई थी, उसमें अवध के खर्चे पर सारी सेना अंग्रेज़ों की चलेगी, और दूसरा अवध में जो भी व्यापार होगा वो कर मुक्त होगा, और चुनार का जो दुर्ग था वो अंग्रेज़ अपने पास रख लेते हैं। इतनी बातें हम लोगों को याद रखनी है। मेनली इसमें क्वेश्चन बनता है इलाहाबाद की संधियों के बारे में कि किसमें क्या हुआ, दूसरा बनता है कि किसके किसके बीच हुआ, तीसरा ये बनता है दोस्तों कि जो युद्ध हुआ था उसमें अवध, बंगाल, मुग़ल की तरफ से तथा अंग्रेज़ की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था। और ये 22 अक्टूबर 1764 को होता है, और जो ये पहला युद्ध था जिसमें कि अंग्रेज़ों की सैन्य विजय होती है। इतनी बातें दोस्तों हम लोगों को इसमें याद रखना है। अच्छा, एक नोट इसमें देख लेंगे कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था, जबकि इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब नजम-उद-दौला था। दोस्तों एक बार हम लोग क्रम देख लेते हैं। जब प्लासी का युद्ध हुआ तो कठपुतली के रूप में मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। 1760 में मीर जाफ़र को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, लेकिन वो एज अ कठपुतली नहीं काम करता है, जब उसकी बजाय अंग्रेज़ों के विरुद्ध काम करने लगता है, जिससे नाखुश होकर मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफ़र को ही बंगाल का नवाब बनाया जाता है, और इसके खिलाफ़ मीर कासिम के खिलाफ़ युद्ध छेड़ देते हैं और इसको बंगाल से भगा देते हैं। तो मीर जाफ़र के बाद जब ये युद्ध लड़ा गया तो उस समय मीर जाफ़र था, जब संधि के टाइम पे मीर जाफ़र को पुनः हटाकर नजम-उद-दौला को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। आगे हम लोग बात कर लेंगे कि बंगाल में जो द्वैत शासन है उसकी शुरुआत होती है 1765 में, और इसका अंत हो जाता है 1772 में, जब रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह आने लगते हैं। तो द्वैत शासन से क्या मतलब होता है? द्वैत शासन में से मतलब होता है कि एक ओर तो जो प्रशासन का सारा अधिकार है वो नवाब के पास छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो दीवानी वाला है पार्ट है जिसको कि हम लोग रिवेन्यू कहते हैं, वो कंपनी अपने पास रख लेती है। के.एम. पार्डिकर ने इसको डाकुओं पर राज कहा है, तो बंगाल की इसमें दुर्दशा हुई है। 1772 में जब वारेन हेस्टी आता है तो वो इस द्वैत शासन की समाप्ति कर देता है रेगुलेटिंग एक्ट लाकर। दोस्तों हम लोगों ने आज की क्लास में बक्सर के युद्ध के बारे में जाना। आगे हम लोग बात करेंगे मैसूर में
किस प्रकार से अंग्रेज़ अपने शासन की स्थापना करते हैं। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी। आगे की क्लास में हम लोग मैसूर के बारे में बात करेंगे। बंगाल के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया है कि किस प्रकार से ये बंगाल में शुरुआत करते हैं। जब मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर पड़ जाता है औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, उसके बाद फ़र्रुखसियार जो है मुर्शिद अली खां को बंगाल का सूबेदार बनाता है और बंगाल में एक वंशानुगत जो है नवाबों की स्थापना, या कह सकते हैं वंशानुगत शासन चलने लगता है। मुर्शिद अली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, नजमुद्दौला तथा मुबारक-उद-दौला, ये सारे लोग बंगाल के नवाब बनते हैं। बंगाल के नवाबों में हम लोगों ने देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट मुर्शिद कुली खां में ये था कि इसको स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम सूबेदार था ये। उसके बाद अलीवर्दी खां इसने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की तथा मुग़लों को राजस्व देना बंद कर दिया। सिराजुद्दौला इसमें मेन बन जाता है, जिसके समय पर ब्लैक होल की घटना तथा प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद अलीनगर की संधि होती है, जो कि मेन कारण बनता है प्लासी के युद्ध की। प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं और मीर जाफ़र को बंगाल का कठपुतली नवाब बनाया जाता है। उसके बाद 1760 में इसको हटा दिया जाता है तथा मीर कासिम को बंगाल का कठपुतली नवाब बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कठपुतली ना बनकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध काम करने लगता है, जिसके खिलाफ अंग्रेज़ 1763 में युद्ध छेड़ देते हैं। फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है और ये मीर कासिम जाकर शुजा-उद-दौला तथा शाह आलम से मदद मांगता है और इसके साथ शुरुआत होती है बक्सर के युद्ध की, जिसमें कि फिर से अंग्रेज़ जीत जाते हैं और इसका परिणाम इलाहाबाद की प्रथम संधि तथा द्वितीय संधि के रूप में देखते हैं हम लोग। जिसमें प्रथम संधि में हम लोग देखते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ अपने पास रख लेते हैं। शाह आलम द्वितीय को पेंशनर बना देते हैं, कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र ले लेते हैं तथा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हो जाती है। दूसरी संधि शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच होती है, जिसमें जो भी अंग्रेज़ी सेना की अवध के खर्चे पर चलने लगती है। अवध में सारा कर मुक्त व्यापार होने लगता है तथा चुनार का जो दूध था वह अंग्रेज़ अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, इतना हम लोग आज की क्लास में पढ़े हैं। बाकी का मैसूर वाला पार्ट हम लोग आगे आने वाली क्लासों में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।